हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरद दुबे और हमेशा की तरह 10 इयर्स का जो ये PYQ सीरीज़ है इसको आप देख रहे हैं और इसमें आधुनिक भारत यानी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। अभी जो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इस राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं अलग अलग वर्षों में। आज इसी का अगला भाग लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अब तक आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको वीक में 3 डेज़ मिलता है। अगर हम आधुनिक भारत के PYQ की बात करें तो ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन आपको मिलेगा TTS में। और जो रेस्ट ऑफ द डेज हैं यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इसमें आपको पॉलिटी पंकज सर आपको दे रहे हैं और ये प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं। खासियत दोनों की यही है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन, नेक्स्ट पार्ट हम जो है इसमें आगे पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं और सूचना ये है कि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे थे और अगर आप इसे पूरी तरीके से इंश्योर करना चाहते हैं और आपने अभी तक कोई बैच नहीं ज्वाइन किया है तो वन ऑफ द बेस्ट बैच कुड बी SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसमें पूरी की पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाती है बहुत ही शानदार तरीके से विद टॉपिक बेस्ड टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा आपके जो फुल लेंथ टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा और जो सिमुलेटर टेस्ट है वो सिमुलेटर टेस्ट भी इसमें रहेगा। इनसे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी, ठीक है, और इनसे आपका टॉपिक की जो समझ है प्रीलिम्स के लिए वो आपकी बरकरार होगी। कोई भी टॉपिक पढ़ा उस पर 50 क्वेश्चंस पर डे आपको यहाँ पर मिलेंगे करने के लिए। इसके अलावा तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, वीडियो लेक्चर्स जो कि लाइव होंगे, लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसको आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट भी आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। और ये जो आपके जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह इसमें जुड़ी हुई हैं टेस्ट सीरीज़, ये टेस्ट सीरीज़ भी एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स इसके भी मिलेंगे, वीडियो एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगे और PDF का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स प्रीलिम्स की तैयारी अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल एंड लाइव क्लासेस ये आपको यहाँ पर हो रही है। क्लासेस इसमें 30 नवंबर से शुरू होने वाली हैं। विरद लाइव कोड का प्रयोग करके अगले बैच के साथ, नवंबर के मॉर्निंग बैच के साथ जुड़ जाइए। सुबह 8 बजे ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर आप P2I 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज P2I फाउंडेशन बैच। मॉर्निंग का 8 बजे का बैच ये भी है। 25 नवंबर से ये बैच शुरू होगा और इसमें जो SIP प्रोग्राम है ये निःशुल्क दिया जा रहा है। निःशुल्क आपको ये दिया जा रहा है, इसको अलग से परचेज नहीं करना है। जैसे जिसको ये परचेज करना है वो अलग से बाद में परचेज कर लेगा। यहाँ पर आपको इसमें मिलेगा, इसमें आपको सेट ऑफ 18 बुक्स भी मिलेंगी, ठीक है, सेट ऑफ 18 बुक्स भी आपको इसमें मिलेंगी और बाकी सारे स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स ईच एंड एवरीथिंग प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक के लिए मिलेंगे। और ये है हमारा P2I लॉन्ग टर्म बैच जो कि आप 2027 या फिर 2028 के लिए अगर जा रहे हैं तो उनके लिए आपको ये प्रोग्राम मिल रहा होगा, नवंबर का मॉर्निंग बैच। तो इसमें भी आपकी बुक्स और सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, टेस्ट सीरीज और रिवीजन बैचेस ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड आपके रहेंगे। तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 25 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चंस तो आएंगे लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो बुक भी आपको यहाँ पर तीनों तरीके की मिल जाएंगी। चाहे आप सिलेक्शन बॉक्स ले लें, NCERT का सेट ऑफ 5 ले लें या फिर सेट ऑफ 18 बुक ले लें। तो विरद लाइव कोड, विरद लाइव ये कोड आपको लगाना होगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके पटल पर आ चुका है, अब इसे अटेंड कीजिए और बताइए इसमें से सही विकल्प कौन सा है। कह रहे हैं गदर एक था, गदर क्या था इसके बारे में आपको बताना है। 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आपका ये टॉपिक, जिसमें आप राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित टॉपिक जिसमें आप आज ये पहला प्रश्न देख रहे हैं। कह रहा भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अगर हम गदर की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसका जो मुख्यालय है, इसका जो प्रधान कार्यालय है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। तो यहीं से ही पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब बाकी के स्टेटमेंट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन चूंकि हम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, उसकी शैली क्या है उसको हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना होगा। देखिए, सैन फ्रांसिस्को में इसकी इस्टेब्लिशमेंट में कई सारे लोगों का नाम आप याद रखेंगे, जैसे लाला हरदयाल का नाम याद रखें, ठीक है। करतार सिंह सराभा का नाम याद रखें, करतार सिंह सराभा। रास बिहारी बोस का नाम याद रखें, रास बिहारी बोस, इनका नाम याद रखें। और नाम याद रखें आप सोहन सिंह भकना का। तो ये कुछ प्रमुख नेता थे जो कि आपको गदर आंदोलन से जुड़े हुए याद रखने। कह रहे हैं एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, नहीं जी, सिंगापुर से नहीं संचालित होता था। एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, तो भाई बर्लिन में भी नहीं था। उग्रवादी संगठन तो ये था, उग्रवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग थे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से उनके खिलाफ जो आंदोलन हो सकते थे क्रांतिकारी, उनको करके इन्हें यहाँ से हटाना चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन, तो भाई एक कम्युनिस्ट आंदोलन भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो गदर क्रांतिकारी संघ है। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइए उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे हैं साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? आखिर जब साइमन कमीशन आया तो उसके खिलाफ क्यों, आपको बताना है कि क्यों आंदोलन किए गए, क्यों उसे अनएक्सेप्ट किया गया। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। कह रहे हैं भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण नहीं करना चाहते थे। देखिए 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, अच्छा मुझे बताइए 1919 के एक्ट को और किस नाम से जानते हैं? ये अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी आप मुझे बताइए, बहुत फेमस नाम है। 1909 का जो एक्ट है वो किस नाम से जाना जाता है, वो भी आप मुझे बताइए, इसका भी अन्य नाम बताइए। ये दो चीजें मुझे बताइए फिलहाल 1919 का जब एक्ट आया, अधिनियम जब आया, तो इसमें कहा गया कि अगले 10 वर्षों बाद इसकी हम समीक्षा करेंगे। उस हिसाब से 1929 में इसकी समीक्षा की जानी थी। समीक्षा का विरोध नहीं है, समीक्षा की जानी थी, की भी जानी चाहिए। तो यहां पर ऐसा नहीं कि इसकी कार्यवाही का पुनरीक्षण कराया गया। लेकिन आपसे अगर पूछूं कि साइमन कमीशन कब गठित होकर के भारत के लिए चला है, तो ये 1927 की बात है। लॉर्ड जॉन साइमन की कमीशन के अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया है जो भारत में आकर के भारत की जो पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल डिमांड्स यहाँ पर, राजनीतिक डिमांड्स होनी शुरू हो चुकी थी, तो उसको लेकर के आगे क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसको देखने के लिए, और जो पिछला अधिनियम आया था उसकी क्या समीक्षा है, उसमें क्या हमने खोया पाया, इस सब चीज़ों की जांच के लिए ये एक आयोग आया था। तो 2027 की घटना है। और दूसरी बात यह है कि पुनरीक्षण नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है, पुनरीक्षण तो चाहते थे, लेकिन उस पुनरीक्षण में जो हमें सुधार चाहिए थे वो सुधार हम खुद कर लेंगे, इसके लिए आप विदेशियों को क्यों भेज रहे हैं, ये एक डिमांड थी। कह रहे हैं साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की। ऐसा भी कुछ नहीं है यहां पर, इसलिए विरोध हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है, यह विरोध का कारण नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह सबसे बड़े विरोध का कारण यही है जी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए गोरे लोगों का आयोग, इसीलिए इसको कहा जाता है। इसमें सारे के सारे क्या थे? सारे के सारे आप इसमें देखेंगे अंग्रेज थे, ठीक है। इसमें कोई ब्रिटिशर्स, कोई हिंदुस्तानी या भारतीय इसमें शामिल नहीं था, जो कि भारतीयों के लिए काफी अपमानजनक था कि हमारे लिए सुधार करने के लिए उनका ये इसके पीछे तर्क था कि इंडियंस इतने कैपेबल ही नहीं हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार को समझ सकें, उनको नहीं मालूम है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार होना चाहिए। तो इसलिए हम आपके लिए सुधार ला करके दे रहे हैं। अगर आपकी डिमांड है तो सुधार हम करने के लिए आके एक बार जांच करते हैं, फिर बताते हैं क्या सुधार होना है। सो दैट इज वाई हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और साइमन गो बैक के नारे यहाँ पर लगाए गए। देश के विभाजन के सुझाव इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न।
एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? एल्बर्ट बिल विधेयक जो है आया, एल्बर्ट बिल जो है वो विवाद एक आया, और वो विवाद किससे संबंधित है? 2013 का ये प्रश्न है। आराम से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, या फिर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, या यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, और आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क हटाया जाना। एल्बर्ट विधेयक की बात यहां पर करी जा रही है। देखिए, आपको मालूम है इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ 1885 में। इससे 2 साल पहले सन 1883 में एल्बर्ट बिल आया, एल्बर्ट विधेयक। इसमें खास बात यह थी, अभी तक ब्रिटिशर्स की सोच ये थी कि वे वाइट कॉलर वाले लोग हैं और हम लोग जो इंडियंस हैं वो उनके बराबर नहीं हो सकते। तो जब भी न्याय की बारी आती थी तो पहले कानून ये था कि यूरोपीय अगर कोई मामला है या अपराधी है या फिर सुनवाई करने वाला कोई व्यक्ति है जिसकी सुनवाई करनी है, तो अगर कोई यूरोपीय मामला है तो इसकी सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकता था, यूरोपीय जज ही कर सकता था। और अगर कोई भारतीय मामला है, भारतीय व्यक्ति अगर है उस मामले में, तो उसकी सुनवाई भी यूरोपीय जज करेगा। एल्बर्ट विधेयक ने यह ऑप्शन दिया कि भारतीय मामलों के साथ साथ यूरोपीय जो कैदी हैं या यूरोपीय जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अपराध चलाया जा रहा हो, यूरोपीय अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कटघरे में खड़ा किया जाना है, तो उस समय जो सुनवाई चलेगी उस सुनवाई में भी भारतीय जज हो सकते हैं। यानी भारतीय, सिंपल से अगर मैं बात करूं तो भारतीय जज जो है वो यूरोपियों की सुनवाई भी कर सकता है। ये चीज एल्बर्ट विधेयक में पहले कही गई, और जब एल्बर्ट विधेयक ने ये सारी चीजें कहीं, ये सारी चीजें रखी, तो हमको यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसका स्वयं अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया, और फिर एल्बर्ट विधेयक में ये जो डिमांड थी इसको कैंसिल कर दिया गया और इसको हटा दिया गया। तो कह रहे हैं कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, अर्थात एल्बर्ट विधेयक में यह हटा दिया गया था, और जैसे ही हटाया गया वैसे ही यूरोप में विरोध होना शुरू हो गया। यानी भारतीय अयोग्य, पहले यही था कि भारतीय अयोग्य हैं इस मामले में कि वो किसी यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई करें, तो वह अयोग्यता हटाया जाना ही एल्बर्ट विवाद कहलाता है। लेकिन इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो दिखावा है ये 1883 तक आकर के बहुत सारे दिखावे, 1861 का एक्ट है, 1858 का एक्ट है, सब में तो दिखावा किया गया कि हम भारतीयों के साथ हैं। तो इसने स्पष्ट कर दिया कि आप साथ हो कुछ नहीं है, जब बराबर बैठने की बारी आएगी तो आप हमें नीचे ही बैठाएंगे, बराबर नहीं बैठाएंगे। ये चीज स्पष्ट दिख रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एनी बेसेंट के बारे में आपको बताना है। 2013 से क्वेश्चन है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा बनी थी। ये क्वेश्चन का ये वाला जो पॉइंट है ये तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, प्रीवियसली भी डिस्कस्ड हो चुका है ये। अगर आप देखें, होम रूल आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। होम रूल आंदोलन डेफिनेटली अगर देखा जाए, ऑल इंडिया होम रूल, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन जो है, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका यहां पर सही है। हालांकि क्षेत्रीय जो होम रूल आंदोलन है वो तिलक ने पहले चलाया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, जी नहीं, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापना जो है वो मैडम ब्लावात्स्की ने की थी, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट दोनों लोग विदेशी हैं लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं। तो 1875 के आसपास इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, बिल्कुल सही बात है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में
कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ तब आप जो है इसकी अध्यक्षा थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा नहीं, ऑप्शन नंबर सही होगा पहला और तीसरा, यानी पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2012 का प्रश्न है ये, कह रहे हैं रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का एम क्या था, पर्पस, लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जाना। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का दमन या फिर प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। रॉलेट एक्ट की बात हो रही है। रॉलेट एक्ट 1919 में आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा। 1919 का जो रॉलेट एक्ट है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार, इसको आप लोग बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हैं ना, बिना अपील, वकील या दलील का कानून। तो बेसिकली हर एक व्यक्ति जिसे बंदी बनाया जाता है उसका एक राइट होता है जिसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। और वो राइट तो पूरी तरीके से इसमें समाप्त है। इनफैक्ट आप अपना वकील भी नहीं रख सकते। हर व्यक्ति को राइट होता है कि वो अपने बचाव पक्ष को रखे। वो सब चीज में खत्म गई जाती थी। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य युद्ध के प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, खिलाफत आंदोलन का दमन करना है, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध करना है। तीनों चारों ऑप्शन में स्पष्ट आपको दिख रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो इसी लक्ष्य के साथ रॉलेट एक्ट चलाया गया था, जिसके विरोध में आपने देखा कि जलियांवाला बाग में सभा हुई, इसमें जनरल डायर ने हत्याकांड भी किया और फिर वहां से आगे राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र गति से चलने शुरू हुए। खिलाफत आंदोलन चला, गांधी जी ने आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन चले, है ना। रॉलेट सत्याग्रह भी गांधी जी ने 1919 में शुरू किया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह 1919 गांधी जी द्वारा, ठीक है, गांधी जी द्वारा। वैसे तो देखा जाए तो क्रांतिकारियों को रोकने के लिए यह काम किया जा रहा था, बस और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इस पर पहले भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। जिन लोगों ने रेगुलर व्यूअर होंगे उनको मालूम है, जिन लोगों ने पूरे रेगुलर सारी चीजें देखी हैं। लाहौर अधिवेशन 1919 इसलिए बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि 2012 का प्रश्न है ये। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में रखी, बिल्कुल सही बात है। 1929 का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन लाहौर में हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो प्रश्न में ही लिखा है। ये बात तो आपको प्रश्न में ही दिख रही है, लाहौर में हुआ ये। इसमें एक बात तो ये है कि इसमें युवा कार्यकर्ता के तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया था और यहां से युवा कार्यकर्ताओं की एक शुरुआत होती है। दूसरा, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पहले जो है स्वशासन की मांग की जाती रही थी, अब पहली बार यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। इन्होंने झंडा भी फहराया है और इन्होंने ये भी तय किया है कि अगले 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये सब चीजें इस आंदोलन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। कह रहे हैं इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। ये झगड़ा सुलझाने के लिए 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। तो ये इससे पहले की बात है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। जिन्हां की दो राष्ट्रों की जो मांग है, टू नेशंस थ्योरी जो है, ये 1940 में आई थी, 1940 में आई थी। ये समय 1929 का है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर केवल एक विकल्प वाला होगा और वो है ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही उत्तर है। समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर है सबको सब कुछ।
चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका गठन किया गया था। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मोटे मोटे तौर पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के साथ मानी जाती है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो गठित हुई है उसने राष्ट्रीय मुद्दों को ही हमेशा उठाया। राष्ट्रीय चरित्र की पार्टी बनने के लिए क्षेत्रीय मुद्दों को और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने थोड़े समय के लिए स्किप किया। क्षेत्रीय मुद्दों के लिए उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी बनानी शुरू करी और सामाजिक सम्मेलन, सामाजिक मुद्दों के लिए सामाजिक पार्टी अलग से बनाई। बीच में ये डिमांड होनी शुरू हुई कि लोगों की नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये उम्मीद होने, नेशनल कांग्रेस से उम्मीद होने लगी थी कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उन सामाजिक मुद्दों पर भी हल जो है राष्ट्रीय आंदोलन में निकलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच के द्वारा। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मेन मुद्दे से, मेन उद्देश्य से भटकना नहीं चाहती थी। इसलिए 1887 में एमजी रनाडे और अन्य तमाम सारे लोग हैं जिनके कहने पर इस चीज़ का जोर डाला गया और बाद में इसके लिए अलग से जो है क्या किया गया, एक अलग से संगठन बनाया गया। तो कह रहे हैं कि बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए बनाया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों या सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा यहीं पर बी ही मिल गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहराम जी मालाबारी और एमजी रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। देखिए, उन्होंने निश्चय जरूर किया हो, मतलब वो एक व्यक्तिगत तौर पर है ना, इसको बनाने का निर्णय जो है कांग्रेस ने लिया है और कांग्रेस ने इसको बनाने का निर्णय 1887 में लिया है, 1887 में, अपने एस्टैब्लिशमेंट के 2 साल बाद, ठीक है। तो ये इनके नेतृत्व में बना है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए स्टेटमेंट बी जो है ज्यादा सही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? दादा भाई नौरोजी की सर्वाधिक प्रभावी देन के ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है। अब वो प्रभावी देन क्या है? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने क्या नाम है, रोमेश चंद्र के साथ मिलकर के, और भी अन्य अर्थशास्त्री हुआ करते थे प्रसिद्ध, उनके साथ मिलकर के ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना करी थी। बात मालूम है ना? तो यहां पर कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बिल्कुल उन्होंने इस चीज को कहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इनकी किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब बहुत फेमस है, जिनमें उन्होंने भारत के धन को निचोड़ा जाना बताया है ब्रिटेन के द्वारा, और वो यहाँ के धन को इस तरीके से ड्रेन किया जा रहा है कि उस पर कोई उंगली भी ना उठा पाए। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। ब्रिटिश संसद के रूप में भी, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी वो रहे थे दादा भाई नौरोजी। अगर हम बात करें, लंदन में आपने इंडियन सोसाइटी जो है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है, योगदान दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। देखिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए दादा भाई नौरोजी जी को नहीं जाना था। दादा भाई नौरोजी एक उदारवादी व्यक्ति हैं, उदारवादी व्यक्ति हैं। ये किसी एक तरफ जाने वालों में से नहीं थे। तो उदारवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे, उस रूप में आप इनको जानते हैं। और जो सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं, सामाजिक सुधार कार्यकर्ता होते हैं, उस तरीके से ना जान करके एक उदारवादी के तौर पर इनको ज़्यादा जाना जाता है।
इस रूप में अगर आपको जानना है तो सबसे बेहतर नाम भारतीय ग्रंथों की व्याख्या में आप आर्य समाज को रख सकते हैं, सबसे बेहतर अगर आप रखना ही चाहते हैं तो आप स्वामी दयानंद का नाम लिख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। वही बात है ना, सामाजिक सुधार कार्यकर्ता के तौर पर आप उनको नहीं जानते ज़्यादा, तो आप इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए। करेक्ट आंसर। आर्थिक रूप से अगर देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में देखें, वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये सुधार कार्य जो है वो दादा भाई नौरोजी की तरफ से दिखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट ए के साथ ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक, ठीक है, केवल एक, ये करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि 2012 में प्रश्न पूछा गया, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, ठीक है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों से बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, उनके प्रांतों में या उनके प्रांतों से, या उपयुक्त कथन ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, कांग्रेस 4 अन्य प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इस कारण से उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। 1937 में उनके मंत्रिमंडल बने और उन्होंने त्यागपत्र इस वजह से दिया हो, ये वजह नहीं है, वजह कुछ और है। वजह क्या है, 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जब, तो उस समय वायसराय जो हैं वो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, लॉर्ड लिनलिथगो। और जो लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय हैं, ये वायसराय जो हैं, इन वायसराय महोदय ने बगैर भारतीय जो विधानमंडल हैं, विधानमंडल जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट काउंसिल्स जो हुआ करती थी, असेंबलीज जो हुआ करती थी, उनमें में से कहीं पर भी इस बारे में भारतीयों से चर्चा किए बगैर, भारतीयों से चर्चा किए बगैर युद्ध में शामिल कर लिया था। युद्ध में भारत को क्या किया, ब्रिटिश भारत को शामिल किया, जिसका विरोध किया गया कांग्रेस मंत्रिमंडल की तरफ से, और ना मानने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफे दे दिए, त्यागपत्र दे दिया। दैट वाज द रीजन। सो द करेक्ट ऑप्शन, इसमें ए तो नहीं होगा, कांग्रेस वामपक्ष के उदय से मंत्रिमंडल, ये भी नहीं होगा, और उसके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, जिसका परिणाम आपको 1942 में देखने को मिलता है, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। और उससे पहले तमाम सारे व्यक्तिगत आंदोलन जो है वो चलाए गए थे गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के कहने से, नेतृत्व अलग अलग लोगों का था। तो ये करेक्ट आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था, ये 2012 का क्वेश्चन है, क्यों किया था गांधी जी ने मरण पर्यंत उपवास 1932 में, ये बताना है आपको। गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, लोकसभा, माफ कीजिएगा, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई थी, यह कारण नहीं था। कांग्रेस, तो यह कथन गलत हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता को लेकर के ऐसा आमरण अनशन उन्होंने नहीं किया है, ये भी गलत है स्टेटमेंट है। ये तो भारत की आज़ादी के बाद जब ये मत भिन्नता थी, इसको सॉल्व करने के लिए गांधी जी और अन्य नेताओं ने काफ़ी प्रयास किए थे, पर इसका यहाँ से, और उसके लिए आमरण अनशन जैसी कोई बात नहीं है। रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ये बात बिल्कुल सही है। इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा में सांप्रदायिक बंटवारा किया गया था, सांप्रदायिक बंटवारा,
और सांप्रदायिक बंटवारे में जैसे 1909-1919 के एक्ट में भी सांप्रदायिक बंटवारे किए गए थे, मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग जो थी उसको एक्सेप्ट किया गया था, और अब यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए सीटों को आरक्षित करने की बात जो थी उसको माना गया था। तो मुस्लिम सीटों के लिए आरक्षण विधान मंडलों में यह बात कही गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा विरोध का जो कारण था वो क्या था कि इस तरह से करके हिंदू और मुसलमानों में तो पृथकता डाल ही दी ब्रिटिशर्स ने, परंतु हिंदुओं में भी एक डिप्राइव्ड क्लास जिसको कह सकते हैं, डिप्राइव्ड क्लास कह रहे हैं कि जो भी शोषित वर्ग है, दलित वर्ग जो है, उसको अलग से उन्होंने इसी तरीके की सीटें आरक्षित करने की बात करी। और गांधी जी का यह मानना था कि इस तरीके से हिंदुओं में भी जाति या वर्ग के आधार पर मैकडोनाल्ड जो है वो क्या करना चाहता है, वो पृथक करना चाहता है। और हालांकि इस तरीके की मांग जो है वो, या इस तरीके की जो अवार्ड है उसको B.R. अम्बेडकर जी ने एक्सेप्ट किया था, और वो एक्सेप्ट ना करें, उसे त्याग दें, यही डिमांड महात्मा गांधी जी ने करी थी। और महात्मा गांधी जी जब देखते हैं कि ये डिमांड नहीं छोड़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो उन्होंने आमरण अनशन किया, और बाद में आपने देखा कि गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में पुनः पैक्ट हुआ। सो दैट वाज द रीजन। ये इसके पीछे हम ये कारण लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे, क्लियरली आपको सब कुछ उचित लगा होगा। जाते हैं तो मैं फिर बता दूं, SIP प्रोग्राम फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग themselves for 2025 but not to lose, but don't want to lose 2025, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है SIP प्लस। आपको न सिर्फ इसमें पढ़ाया जाएगा बल्कि प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और सब कुछ इसमें आपको प्रीलिम्स 2025 के अकॉर्डिंग मिलेगा। 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत जुड़ जाइए हमारे इस बैच से। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है आपको। कोड हमारा हर जगह विरद लाइव ही लगेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी कोड का इस्तेमाल करते हुए 2027 या फिर 2028 के बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास में सिलेक्शन बॉक्स है, जिसमें बुक्स के साथ साथ अदर स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे। NCERT लेना चाहते हैं तो NCERT का सरलीकृत रूप है, एक आपको 5 किताबों के अंतर्गत मिल जाएगा, और सेट ऑफ 18 बुक्स आप ले सकते हैं। इसमें सिर्फ 18 किताबें ही होंगी जो कि बहुत सटीक हैं UPSC की तैयारी करने के लिए। कुछ भी परचेज करना है जस्ट यूज विरद लाइव कोड, नथिंग एल्स। इस लेक्चर का PDF पाना है तो तुरंत अभी के अभी जाइए इस टेलीग्राम पे, सर्च कीजिए विरद लाइव, टेलीग्राम पे विरद लाइव नाम से सर्च कीजिए और सर्च करके जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो भी विरद लाइव नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। PDF पाने के लिए भी आपको इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, विरद लाइव नाम से पासवर्ड रहेगा, आप उसको डालेंगे और आपके लिए PDF ओपन हो जाएगा। पिछले PDFs भी हमने दे दिए हैं, आप जरूर से एंजॉय कीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।